नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नए लेक्चर में। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन बी को सॉल्व करना। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेक्शन ए मैथ का बेसिक पेपर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था। अभी हम लोग वही पेपर नंबर 2 का सेक्शन बी जो है वो शुरू कर रहे हैं। सेक्शन बी बेसिकली 2 मार्क का रहता है और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 20 मार्क का रहता है। इसमें आपको इंटरनल ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। तो लाइक जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है 25 के और में 25 है, ओके। तो आपको एग्जाम में कोई भी एक करना पड़ता है। अभी हम लोग दोनों करेंगे, सीधी सी बात है, हम लोग इसको पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 25, ओके। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द 12th टर्म ऑफ AP 9, 13, 17 डैश डैश डैश। बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है। आइए देख लेते हैं हम लोग। मैं थोड़ा इसको नीचे कर दूँ, ओके। सो नाउ आपको AP दिया हुआ है 9, 13 एंड 17। 9, 13, 17, ठीक है। ये AP है और इस AP में हमें कहा है कि फाइंड द 12th टर्म। 12th टर्म निकालना है, मतलब कि A12 निकालना है हमें, ओके। चलिए तो सबसे पहले हम लोग सारी चीज़ें लिख देते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 9 हो गया, ओके। D कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1, मतलब कि 13 माइनस 9। 13 माइनस 9 कितना रहेगा? 4 रहेगा, ठीक है। हमें A12 निकालना है, तो A12 क्या होता है? A प्लस 11D, ओके, शॉर्ट में। अच्छा, फॉर्मूला लगाना चाहते हो लगा सकते हो। AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D, बात एक ही है, ठीक है। N की जगह 12 लगा दिया, A की जगह A प्लस यहाँ पे 12 माइनस 1 क्या होगा? 11 होगा ना। तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया। तो आपको जब भी कोई टर्म निकालने को बोले ना, ठीक है, ये टर्म का एक नंबर कम करके D के साथ लिख देना, तो आपका इक्वेशन फ्रेम हो गया। अच्छा, अब क्या 2 मार्क का एग्ज़ाम 2 मार्क का है ना, तो उसमें फॉर्मूला लिखना बेटर रहता है। कई बार क्या होता है ना कि फॉर्मूला पे अपन को आधी 1 मार्क्स मिल जाती है, ठीक है। तो वो भी एक बेटर चीज़ रहती है, स्पेशली बोर्ड के अंदर कुछ ना भी आए ना तो फॉर्मूला ज़रूर लिख के आना, ठीक है। और थोड़े बहुत वैल्यू सप्लाई कर लेना, तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाता है। वेल, तो अभी हम शुरू करते हैं। सो A12 इक्वल्स टू A क्या है? 9 प्लस 11 और D कितना आया हमारा? 4, ठीक है। तो 9 प्लस 44, 11 4 ज़ा 44, ओके। तो 44 प्लस 9 कितना होगा? 53। सो 12th टर्म ऑफ दिस AP इज़ 53, है ना। बेहद आसान, ओके, बहुत आसान। चैप्टर 5, 4 तो खैर इजी है, ओके। अब इसी का ही हम लोग और कर लेते हैं, ठीक है। 25 का और वाला। आइए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम लोग पहले, ओके। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैन 142 बी अ टर्म ऑफ द AP 14, 18, 22 डैश डैश डैश? इफ़ यस देन विच टर्म? आपसे कह रहा है कि ये जो AP दी हुई है ना आपको 14, 18 और 22, क्या इसके अंदर 142 भी एक टर्म होगा? जैसे 14 एक टर्म है, ठीक है, 18 एक टर्म है, 22 एक टर्म है, तो क्या आगे डैश डैश में 142 भी कोई टर्म होगा? अगर होगा तो कौन सा टर्म होगा वो हमें बताओ, ठीक है। चलिए, सो AP क्या दिया हुआ है? 14, 18 और 22। आइए, सो AP दिया हुआ है आपको 14, 18 और 22। आपसे कह रहा है कि क्या 142 कोई टर्म होगा? अब वो टर्म क्या है वो हमें नहीं पता, तो बट ऑब्वियसली जनरल टर्म ही ले सकते हैं। तो मैं कह रही कि AN जो है वो आपको दिया हुआ है 142, ओके। AN जो है वो 142 दिया हुआ है। अब A क्या हुआ है इसके अंदर? 14, और D क्या है बेटा? A2 माइनस A1, मतलब ये 18 माइनस 14, तो कितना आया? 4, ओके। चलिए लगा देते हैं हम लोग AN की फॉर्मूला। AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। सो AN का वैल्यू क्या है? 142। A कितना हुआ? 14। N तो निकालना है, पता ही नहीं है हम लोगों को, ठीक है। और ये हो गया 4, ओके। सो 142, इस 14 को मैं यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो प्लस का क्या हो गया? माइनस, इक्वल्स टू N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ, देखो बेटा। तो 142 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 128। सो 128 इक्वल्स टू N माइनस 1 4, ठीक है। ये 4 मल्टीप्लाई में है, मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड में ले सकती हूँ। आप कर सकते हैं, 4 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो, ये जो बेसिक सॉल्यूशन है वो सबका अपना अपना तरीका रहता है सॉल्व करने का। तो टेंशन मत लेना कि मैम ने पहले अपॉन में ले लिया, मुझे वो ईजी लगता तो मैंने ये वाला कर लिया। तो मैंने इसको नीचे ले लिया,
इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ओके, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, कितना हुआ 32 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस 1 को यहाँ पे लेके आओ तो 32 प्लस 1 इक्वल्स टू n। ओके, सो n कितना हो गया 33। यस यस, ओके। तो इन्होंने हमसे पूछा ना यहाँ पर कि अगर होता है तो कौन सा टर्म है, तो हमारा n तो आ गया, ठीक है, हमारा n आ गया 33 टर्म, तो हम लिखेंगे यस 142 इज़ द 33rd टर्म ऑफ गिवन AP। ओके, अच्छा, अब किन सूरतों में आप बताओगे कि ये टर्म नहीं है, तो याद कर लेना, ठीक है, नोट में ये चीज़ ध्यान दे देना बेटा कि अगर n की वैल्यू डेसिमल, फ्रैक्शन और नेगेटिव होती है तब, ठीक है, तब वो टर्म नहीं कहलाता है, ठीक है, तब वो टर्म नहीं कहलाएगा। n हमेशा कैसा होना चाहिए, होल नंबर। याद करना, n हमेशा कैसा होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर की वैल्यू n की आती है तभी वो टर्म उस AP का मेंबर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है बेटा, क्लियर इतना? ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 26 क्वेश्चन की ओर। आइए, क्वेश्चन नंबर 26। क्या क्वेश्चन कह रहा है? एन एप्पल विद द रेडियस 3 सेंटीमीटर कॉस्ट ₹8। एक एप्पल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो उसका प्राइस 8 रुपये है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द एप्पल विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो अगर उस एप्पल का कॉस्ट क्या होगा अगर उस एप्पल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो। ठीक है, चलो, तो अब बेसिकली आपको यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि एप्पल जो है वो स्फेरिकल शेप का है, ठीक है, तभी तो हम लोग रेडियस के फॉर्म में इसको कैलकुलेट करेंगे ना। ठीक है, तो क्या हुआ, आइए, दिखाई दे रहा है, हाँ, ठीक है, तो हमें एक रेडियस दिया हुआ है एप्पल का 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक रेडियस दिया हुआ है एप्पल का 6 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर वाले का कॉस्ट जो है वो ₹8 है, तो 6 सेंटीमीटर वाले का कॉस्ट क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, देखो अब बेसिकली बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे इसके अंदर, मुझे आई एम डैम श्योर बच्चे जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे कि अच्छा ये 3 सेंटीमीटर वाला 8 रुपये का है, 6 सेंटीमीटर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली आपको रेडियस दिया हुआ है, इसका मतलब कि आपको एप्पल जो होगा, ठीक है, वो एप्पल का वॉल्यूम आपको काउंट करना है। ठीक है, क्योंकि एप्पल के वॉल्यूम से उसका साइज़ मैटर करेगा ना, और साइज़ के हिसाब से कॉस्ट आ जाएगी। आई बात समझ में? तो आप ऐसे नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना कभी भी। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले निकालोगे वॉल्यूम। अब स्फेरिकल शेप मैंने बताया वही होगा, ठीक है, रेडियस है तो 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो 4/3 पाई आर की जगह 3 का क्यूब। ओके, सो 4/3 पाई 3 का क्यूब इज़ नथिंग बट 27। ओके, सो 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम V1 इसका। ठीक है, चलो यहाँ पे निकाल दें। सो वॉल्यूम इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। सो नाउ 4/3 पाई आर की जगह 6 ले लेती हूँ मैं। सो 4/3 पाई 6 का क्यूब होता है 216। अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 को 3 बार लिख देना। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 2 ज़ा 6। ठीक है, सो 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा, मैम पाई के लिए क्यों नहीं लगा रहे? अरे ज़रूरत नहीं, कट ही जाएगा अगर, तो क्यों लगाऊं? ठीक है, आगे कटने वाला है तो खामा मेहनत क्यों करने की अपने को। नाउ अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि 36 पाई का जो वॉल्यूम है, मतलब उतने वॉल्यूम का एप्पल हमें 8 रुपीज़ में मिल रहा है। ठीक है, किसका कंपैरिजन करेंगे? वॉल्यूम का और कॉस्ट का। तो 288 पाई सेंटीमीटर का जो क्यूब रहेगा, मतलब ये वाला जो एप्पल रहेगा, उसका कॉस्ट कितना होगा? ठीक है, सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, मैं इसको x लिख देती हूँ। सो x इंटू 36 पाई इक्वल्स टू 8 इंटू 288 पाई। ठीक है, तो x लो निकाल लिए।
सो 8 इंटू 288 पाई अपॉन 36 पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया। ओके, आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं, नीचे लिख देती हूँ। सो 8 इंटू 288 अपॉन 36। ओके, चलिए, सो 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8। ओके, 3 का टेबल, 3 3 ज़ा, ओके 3 9 ज़ा 27, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18। फिर से 3 का टेबल, 3 1 ज़ा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा। ओके, तो x क्या आया 2 इंटू 32, मतलब कि x की वैल्यू क्या हो गई ₹64। ठीक है, तो वो एप्पल कितने का मिलेगा 64 का मिलेगा। बात आई समझो बेटा, ठीक है ना। ओके, एक बार देखना है, देख लो अच्छे से। R1 R2, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम निकाल दिया। वॉल्यूम निकालने के बाद हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। और मुझे, जैसे मैंने कहा कि मुझे, अगर जिन बच्चों ने ये पेपर खुद ही सॉल्व करना शुरू कर लिया होगा, ठीक है, तो वो लोग ऐसे ही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल सी चीज़, ऐसा नहीं करना है। चलिए, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सॉरी 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। ना 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है 27 क्वेश्चन, अच्छा 26 का और है, सॉरी, ठीक है, 26 का और वाला। फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 42 सेंटीमीटर। अच्छा, इतना इजी। डायमीटर दिया हुआ है, आपको सर्कमफ्रेंस और एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। चलिए, डायमीटर कितना है 42। ओके, दिख रहा है ना। ओके, सो डायमीटर कितना है 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। डायमीटर का आधा होता है ना, ठीक है। हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है और एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एक कॉलम मैं सर्कमफ्रेंस का लिख देती हूँ और एक कॉलम एरिया ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, ठीक है। 2 इंटू पाई इज 22/7 और रेडियस कितना है 21। 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21। ओके, 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी 13। सो 132 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ना, स्क्वायर मत लिखना। नाउ एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया का फॉर्मूला रहेगा पाई r स्क्वायर, 22/7, r इज़ 21 स्क्वायर, 22/7, r को मैं 21 इंटू 21 दो बार लिख देती हूँ। 21 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 22, 22 इंटू 3 कितना होगा 66, 66 इंटू 21। ओके, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो ये निकल गया एरिया। पपलू समझा नहीं, इजी, डन। कुछ था ही नहीं, डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस निकाला, सर्कमफ्रेंस और एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला। ओके, मैंने पिछले वीडियो में कहा था, मैं दोबारा कह रही हूँ, फॉर्मूलाज बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना फॉर्मूलाज के आपका पेपर सही नहीं जाने वाला है। तो अभी भी अगर आपने फॉर्मूलाज लर्न नहीं किए हैं, चैप्टर वाइज लिस्ट बनाओ फॉर्मूलाज की और फिर उसको 2 बार 3 बार जब तक लर्न नहीं होते हैं फॉर्मूलाज लिखोगे। फॉर्मूलाज पे ही, ठीक है, आधा मैथ आपका टिका हुआ है, तो आपके मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं 27 नंबर की ओर। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, यस। Find the probability of receiving tails when an unbiased coin is tossed once. Okay, तो अगर हम unbiased coin को अगर हम उछाल रहे हैं एक ही बार, तो क्या होगा कि हमें टेल मिले। इसमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं है बेसिकली। ओके, नाउ वी नो, देखो बेटा, वी नो कि आउटकम ऑफ कॉइन वंस क्या हो जाएगा, यहाँ हेड आएगा या तो टेल आएगा ना। आपने सिक्का उछाला तो आपको आंसर क्या मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। टेल कितना है, एक ही बार है, ठीक है। तो इसका टोटल आउटकम क्या है, अब देखो 2 मार्क है तो हमें दिखाना तो पड़ेगा कि हम कैसे कर रहे हैं। तो टोटल आउटकम कितने हुए इसके, 2 हुए। सो प्रोबेबिलिटी
of the event occurring tail is number of favorable outcome upon टोटल नंबर ऑफ आउटकम। एक्चुअली ये क्वेश्चन तो 1 मार्क में ही होना चाहिए ना, डायरेक्टली आंसर आ जाए। अब 2 मार्क में है तो यू हैव टू राइट समथिंग ना, अब डायरेक्टली आप आंसर नहीं लिख पाओगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमें टी चाहिए, टी कितनी बार है, एक ही बार है। टोटल आउटकम कितने हैं, 2, तो आंसर कितना आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना आया, 1/2। दैट्स इट। ठीक है बच्चों, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। If probability of the event is 0.001, what is the probability of the event not occurring? ये तो दो बार तो उन्होंने सेक्शन ए में सेम क्वेश्चन पूछा है फिर से। ओके, सो जो इवेंट अकर हो रहा है वो 0.001 है। ठीक है, तो जो इवेंट अकर हुआ वो 0.001, तो जो इवेंट अकर नहीं होगा वो निकालना है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो इवेंट अक्कर होता है और जो इवेंट अक्कर नहीं होता है उन दोनों का प्लस कितना होता है, 1। जो इवेंट अक्कर हुआ है 0.001 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अक्करिंग द इवेंट इज़ 1। ओके, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अक्करिंग इवेंट इज़ 1 माइनस 0.001। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कर लेना, तो इसका आंसर आएगा 0.999। ठीक है, अब मुझे पता है कि कुछ बच्चों को डेसिमल में माइनस करने में उलझन होती है, तो मैं बता देती हूँ, मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दो स्टूडेंट्स जिनको तकलीफ़ होती है। 1 में से हमें 0.001 माइनस करना है। ठीक है बेटा, अब इस 1 के आगे कोई डेसिमल तो है ही नहीं, तो अपन पॉइंट लगा के पीछे 0 लगा ले रहे हैं जितने नीचे की तरफ है। अब 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, बेसिक चीज़ कैरी करना होगा। तो 0 यहाँ पे लेके आए, मतलब यहाँ से अपने 1 कैरी किया, यहाँ पे 10 हुआ तो आगे जाएगा तो 9। ठीक है, ये 9 और यहाँ पे क्या हो गया, 1। चलो, तो 10 में से 1 गया, 999.0। ठीक है, अब क्लियर हो गया ना कैसे करना है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5t² + 12t + 7 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ओके, तो आपको यहाँ पर P ऑफ t दिया हुआ है 5t² + 12t + 7। ठीक है, तो पहले हमें इसके ज़ीरोस निकालने हैं, मतलब कि t की 2 वैल्यूज़ निकालनी है। ओके, करें स्टार्ट। चलो, अब बेसिकली ये क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, पावर 2 है, तो दैट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का आसान तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड, या तो हम जिसको कहते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 0 लगा देती हूँ। ओके, 5t² + 12t + 7। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करने का, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ये रफ वर्क कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो 5 × t कितना, 5 × 7 कितना हो गया, 35। ठीक है, और हमें मिडल में क्या चाहिए, 12। तो देखो 7 + 5 कितना होता है, 12 होता है ना, मतलब कि यही फैक्टर्स मिडल टर्म के लिए वैलिड है, आपको कोई और फैक्टर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो क्या हो गया, 0 = 5t²। जो आप फैक्टर डिसाइड करते हो ना, उसमें से जो ग्रेटर नंबर होता है पहले वो लिखना। ठीक है, तो 7 इज़ द ग्रेटर नंबर, तो +7t, फिर क्या है 5 + 5t। अच्छा, यहाँ पे साइन कौन सी होनी चाहिए, यहाँ पे साइन इनकी प्लस प्लस, क्या होता है प्लस प्लस प्लस। ओके, तो ये वाली साइन आपकी कभी भी, ठीक, कभी भी गलती होगी नहीं इस तरीके से। अगर आपको ये मेथड सीखना है ना, तो मेरे चैनल पे है फैक्टराइजेशन मेथड करके पूरा मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं।
अगर वो दिक्कत हो ना इसमें तो वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको मतलब फिर ज़िंदगी में कभी आप गलती नहीं करोगे फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग मिडल टर्म में। ठीक है, तो पीछे वाला टर्म मैंने ले लिया, तो अब ये हो गया 4। सो 0 इज इक्वल्स टू, अब इसमें क्या कॉमन निकलेगा, मतलब इसके ग्रुप बना दिया, इसका ग्रुप बना दिया, इसमें कॉमन तो सिर्फ t निकल रहा है। ठीक है, तो t निकाल दिया तो क्या हो गया 5t + 7। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1, तो 5t + 7। ठीक है, सो देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू 5t + 7, एक ब्रैकेट हो गया, और t + 1 दूसरा ब्रैकेट जो बाहर के नंबर से उसको डाल दिया। सो 5t + 7 इक्वल्स टू 0 एंड t + 1 इक्वल्स टू 0, दोनों को 0 के साथ इक्वेट किया। सो t कितना हो गया, ये 7 वहाँ पे जाएगा तो -7/5, और ये t क्या हो गया -1। ठीक है, क्लियर बेटा? ओके, तो अब ये हो गए हमारे टर्म्स। अब इन्होंने कहा है वेरीफाई करो। नाउ वेरिफिकेशन बिटवीन ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ओके, सो नाउ अभी आपकी जो 2 t निकले उसको हम अल्फ़ा बीटा ले लेते हैं। लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -7/5 एंड बीटा इक्वल्स टू -1। किसी को भी अल्फ़ा बीटा ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो इक्वेशन है हमारे पास 5t² + 12t + 7, उसमें से हम लोग a निकालेंगे 5, b होगा 12 और c होगा 7। पता है ना, इसको कंपेयर करते हैं ना हम लोग ax² + bx + c के साथ, है ना, बस वही किया मैंने। तो a हो गया 5, b हो गया 12 और c हो गया 7। ठीक है, ओके। नाउ अब रिलेशनशिप में सबसे पहले क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोस। सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा, इसकी फॉर्मूला क्या होती है -b/a। ठीक है, सो अल्फ़ा क्या है -7/5 और बीटा क्या है -1। ठीक है, प्लस साइन और फिर बीटा के लिए -1 की तो वो लगा दिया। माइनस b कितना है 12 और a कितना है 5। ठीक है बेटा, चलो। सो -7/5 + -1 इक्वल्स टू -12/5। एलसीएम लेंगे, सो क्या हो जाएगा -7 - 5/5 इक्वल्स टू -12/5। माइनस माइनस प्लस 7 + 5 इज़ 12, सो -12/5 इक्वल्स टू -12/5। हो गया वेरीफाई, है ना? ओके, अब करना है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस, यहीं कर लेती हूँ मैं, कनेक्टिविटी में हो जाएगा। सो नाउ सेकंड इज ओके प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। सो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ओके, तो अल्फ़ा क्या है हमारा, क्या था, ये रहा -7/5 मल्टीप्लाई बीटा क्या है -1, c क्या है 7 और a क्या है 5। माइनस माइनस प्लस 7 × 1 7/5 इक्वल्स टू 7/5। हो गया वेरीफाई, यस वेरीफाइड। ठीक है, दोनों हो गए। ओके, सो पहले हम लोगों ने ज़ीरोस निकाले, जैसे उन्होंने कहा कि पहले ज़ीरोस निकालो। ज़ीरोस निकालने के बाद फिर हम लोगों ने इसको वेरीफाई कर लिया। ठीक है, डन बेटा? ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 29 ही है, उसका सेकंड पार्ट रहेगा। हाँ, ठीक है, ये और वाला और 29, इफ़ द ज़ीरोस ऑफ द पोलिनोमियल p of x 2x² - 3x + k आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या कह रहा है आपको, इफ़ द ज़ीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये आपको दिया हुआ है पोलिनोमियल, उसके जो ज़ीरोस हैं वो एक दूसरे के क्या है बेटा, रेसिप्रोकल है। क्या है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। ठीक है, एक दूसरे के उल्टे हैं, तो फिर k की वैल्यू क्या होगी वो निकालो। ठीक है, नाउ 29 नंबर और वाला, पहले इक्वेशन लिख देती हूँ मैं, p of x इक्वल्स टू 2x² - 3x + k। ठीक है ना? अब यहाँ पे इन्होंने हमें क्या कहा है, इन्होंने हमें कहा है कि ज़ीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ओके, अब हम ये सपोज़ करते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा
बी द ज़ीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, इसके ज़ीरोस हैं। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फ़ा इज़ रेसिप्रोकल ऑफ बीटा, मतलब उल्टे हैं। अब बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फ़ा भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसकी पॉइंट समझ आई ना। समझो, जैसे समझो कि x की वैल्यू, अब देखो एक्स स्क्वायर है मतलब x की 2 वैल्यू निकलती है। अगर अपने पास ये k की जगह कोई नंबर होता, हम उसको सॉल्व करते तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आती, बिकॉज x के ऊपर पावर 2 है। तो वो कह रहा है कि x की, समझो x की एक वैल्यू 3 है तो x की दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब कि एक दूसरे के क्या है, वो रेसिप्रोकल है। अभी बात यह है कि यहाँ पे k दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम इसको फैक्टराइज तो कर नहीं पाएंगे। तो हम लोगों ने x की जो वैल्यूज़ है उसको 3 की जगह क्या लिख दिया बेटा, अल्फ़ा ले लिया, और दूसरा क्या ले लिया, 1 अपॉन बीटा। एक अपन बीटा अज्यूम करते हैं ना, तो उसको अपन ने 1 अपॉन बीटा लिख दिया, आया समझ में। तो ये दोनों कैसी हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसके लिए अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। सो देयरफॉर अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। बात आई समझ में। अच्छा बेटा, अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा ही तो होता है ना। और इसकी फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। सो देयरफॉर अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 1, तो अल्फ़ा बीटा की जगह मैं c अपॉन ए इक्वल्स टू 1 लिख सकती हूँ ना, है ना। ओके, अब इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो a क्या हो जाएगा 2, ठीक है, b क्या हो जाएगा -3, और c क्या हो जाएगा k। तो अब बेसिकली फॉर्मूला क्या बन गया, c अपॉन ए इक्वल्स टू 1। c की वैल्यू क्या लिख दी अपन ने बेटा, c की वैल्यू क्या ले ली, k। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या ले लूँ, k, और a की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, तो क्या ले लूँ 2। तो k अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, तो k इज इक्वल्स टू 2, वहाँ पे चला गया 1 इंटू 2 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2। आई बात पकड़ में, है ना, समझ आया ना। हाँ, आसान ही है, कुछ नहीं है, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट अगर मैथ्स में क्लियर है ना, तो आप कोई भी सम को फोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, कुछ भी नहीं होता है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और फॉर्मूला मुँह ज़बानी लर्न होनी चाहिए। ओके, नाउ अब बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, इवेल्यूएट मतलब सॉल्व करना है। ये तो टेक्स्ट बुक है समय, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस सेक 60 डिग्री अपॉन साइन 30 सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। चलो मैं पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पर, फिर अपन इसकी चर्चा करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन इवेल्यूएट है। इवेल्यूएट मतलब कि वैल्यू निकालना, ठीक है। साइन 30 डिग्री टेन 45 डिग्री माइनस कॉस सेक 60 डिग्री। आपको ये दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैं लिख रही हूँ, क्वेश्चन ही लिख रही हूँ ना, इसके लिए क्वेश्चन आपके सामने है ही। सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है। मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है अभी तक। चलो अप्लाई करें वैल्यूज। ना साइन 30 होता है 1/2 प्लस टेन 45 होता है 1 माइनस कॉसेक 60 होगा कॉसेक 60 होगा 2/√3। साइन का उल्टा होता है ना, ठीक है। साइन 60 क्या होता है, साइन 63 √3/2 होता है, तो कॉसेक 60 उसका उल्टा, तो 2/√3 अपॉन ओके सेक 30 किसका उल्टा होता है, कॉस 30 का। कॉस 30 क्या होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 कितना हो गया 1/2 प्लस कॉट 45 कितना हो गया 1, ठीक है। मैंने अभी से वैल्यू सप्लाई कर ली। चलिए अब इसका एलसीएम ध्यान देना कैसे लेना है, यही इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वाली बात है। देखो बेटा, नॉर्मली अपन एलसीएम क्या होता है ना कि नंबर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वो तो अपन देखते हैं, ठीक है। अब आप इसके नीचे देखो, ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन, इसमें नीचे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है √3। मतलब अगर देखा जाए तो इसका एलसीएम क्या आया, इसका एलसीएम आया 2√3, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि
जहाँ पर 2 है वहाँ पे √3 नहीं होगा तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा। बहुत सिंपल सी बात है। देखो साथ में करते जाते हैं। यहाँ पे 1/2 एलसीएम क्या है 2√3, तो यहाँ पे 2 के साथ क्या है √3 यहाँ पे है नहीं है, तो अपन क्या करेंगे √3 नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बच्चों वाली चीज़ बता रही हूँ मैं। 1 इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1। अच्छा यहाँ पे तो दोनों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है, मतलब कि दोनों के दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। बात आई समझ में। -2 अपॉन √3, यहाँ पे √3 है पर 2 नहीं है, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो नीचे करेंगे वही ऊपर करेंगे। बात समझ में कैसे एलसीएम लेना है। बस ऐसे ही है। अपॉन अब नीचे भी देखो, यहाँ पर भी √3 और 2 है, मतलब कि 2√3 सेम एलसीएम होगा इसका भी। चलिए 2/√3 क्या मल्टीप्लाई करूँ 2 मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, प्लस 1/2 क्या नहीं है √3 नहीं है तो √3 मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, प्लस 1 कुछ भी नहीं है तो 2√3 पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो गया ऊपर नीचे। क्लियर बेटा। ठीक है, चलो आगे ऊपर आ जाते हैं। पेज ख़त्म हो गया यहाँ पर। ओके देखो 1 × दिख रहा है ना, हाँ 1 × √3 इज़ √3। देखो अभी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं √3 प्लस, देखो अभी क्या है ये 1 × 2√3, मतलब पूरा का पूरा 2√3 आ जाएगा, माइनस 2 2 ज़ा क्या है 4। यहाँ पे जो बोल रही हूँ मैं आगे लिखती जा रही हूँ, है ना। सबके अपॉन में क्या है 2√3 2√3 2√3। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, और होल अपॉन में क्या हो गया 2√3। उसी तरीके से नीचे वाला मैं लिख देती हूँ 4 प्लस √3 प्लस 2√3 होल अपॉन 2√3। ठीक है, चलिए दोनों का सेम डिनोमिनेटर है, इसके लिए काट लिया मैंने। क्या हुआ √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन, ओके मैं थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट के तौर पर लिख देती हूँ। तो यहाँ पे √3 है तो पहले √3 लिख देती हूँ, प्लस 2√3 लिख देती हूँ। ये 4 की साइन कुछ भी नहीं, मतलब प्लस में है, यहाँ पे +4। ठीक है, थोड़ा अरेंजमेंट कर लिया क्योंकि आगे ईजी हो जाएगा और कुछ नहीं। सो √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3। बच्चों पता है ना, देखो सेम रूट है, दोनों में रूट सेम है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, तो 1 + 2 कितना होगा 3, और √3 को अपन ने लिख दिया। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा बताऊँ, मैंने देखा है बच्चों को कन्फ्यूज़ होते हुए इसके अंदर, इसके लिए मैं करवा रही हूँ। √3 + 2√3, √3 सेम है, कॉमन निकाल दो, तो यहाँ से √3 बाहर निकल गया तो 1 बचा, 1 + 2 कितना होगा 3, तो क्या होया 3√3, इसका मतलब कि 3√3। ठीक है, तो ये भी तरीका है इसको समझने का। यहाँ तो नॉर्मल जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, तो 1 + 2 इज़ 3। अब आपको जो चीज़ सबसे आसान लगे उसको अपना लो। सो √3 + 2√3 इज़ 3√3 माइनस 4 अपॉन √3 + 2√3 इज़ 3√3 + 4। ठीक है, नाउ मैथ का रूल है, मैथ का रूल तो ऐसा ही है ना कि डिनोमिनेटर में हम लोग इरेशनल नंबर नहीं चलाते हैं, नहीं चलाएंगे और कभी होगा भी नहीं। तो इसका मतलब कि हमें इसको करना पड़ जाएगा रैशनलाइजेशन, जो आप 9th स्टैंडर्ड में सीखते हुए आए हैं। सो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 + 4 मल्टीप्लाई। आपको पता है कि नीचे वाले नंबर को ऊपर नीचे लिखते हैं बाय चेंजिंग द साइन। सो 3√3 यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज कर लिया, -4 अपॉन 3√3 -4। ठीक है, चलो ना अब देखो बेटा, जो नंबर न्यूमरेटर में है दोनों सेम है, 3√3 - 4 3√3 - 4। ठीक है, सो 3√3 - 4 होल स्क्वायर अपॉन, नीचे देखो बेटा 3√3 + 4 एंड 3√3 - 4। देखो बेटा 3√3 को a सपोज कर लिया मैंने और 4 को b सपोज कर लिया, तो ये क्या हो गया a + b, और यहाँ पे a - b। अब आप मुझे बताओ a + b a - b क्या होता है, a² - b² होता है ना।
ठीक है। ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये यूनिवर्सल है, ठीक है। अपॉन में हमेशा ये वाली फॉर्मूला ही लगती है। तो ए स्क्वायर, ए को मैंने क्या माना है 3√3, तो मैंने क्या लिख दिया 3√3 स्क्वायर माइनस बी की जगह 4 स्क्वायर, ठीक है। चलो अब ये क्या हुआ बेटा 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर, अपने को पता है a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। दो अंदर टर्म है, ऊपर में स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला लगेगी। क्या एक्सपेंशन होता है इसका, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, यही होता है ना, ओके। यही एक्सपेंशन होता है इसका। चलो तो अब यहाँ पे एक की जगह क्या लगा दूँगी मैं 3√3, इक्वेशन को देखो, और बी की जगह क्या लगा दूँगी 4, और ये वाले फॉर्मूला को यहाँ पे लिख देती हूँ। ए स्क्वायर मतलब कि 3√3 स्क्वायर माइनस 2 ए मतलब 3√3, बी मतलब 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर अपॉन, ओके। अब दूसरी बात समझने वाली, ये जो स्क्वायर है ना बेटा, उसके ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है ना उन सब पे स्क्वायरिंग होगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ओके, और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। याद करना सेम टर्म का स्क्वायर नंबर सेम ही आएगा, रूट हट जाता है, ओके। तो √3 का स्क्वायर क्या हुआ 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब सेम चीज़ यहाँ पे चलेगी, ओके। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 ज़ा कितना होगा 27। तो मैं डायरेक्टली ऊपर क्या लिख देती हूँ 27 माइनस सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। सो 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, और साथ में कौन है इसके √3। 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 27 माइनस 16। बात समझ आई, ठीक है। ये सम थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, ये पता है मुझे ना। 27 प्लस 16 कितना होगा, 27 प्लस 16 होगा 43 माइनस 24 √3। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये मैम ने क्या किया, माइनस नहीं होगा, 27 माइनस 16 करना है ना। अरे बच्चों ये माइनस साइन ना इसकी है, 27 भी देखो नंबर प्लस में है और 16 भी प्लस में है, तो प्लस 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 होगा, माइनस नहीं होता कभी भी, ठीक है। ये माइनस साइन इसकी है, इन दोनों में से किसी की नहीं है। तो इसके लिए 27 और 16 को प्लस किया तो क्या आया 43 माइनस 24 √3 अपॉन, यहाँ माइनस होगा 27 माइनस 16 कितना हो गया 11, ठीक है। दैट्स इट, आ गया आंसर आ गया, ओके। इसमें बहुत सारी बातें आपको ध्यान देनी है। मतलब अगर मैं बेटा ये बोलूँ ना कि ये सम ऐसा है जिसके अंदर आपको बेसिकली पूरे 9th का कैलकुलेशन आपको आ जाना चाहिए। तो जिसका 9th का मैथ स्ट्रॉन्ग होगा उसको ये आसानी से क्लियर हो चुका होगा, ओके। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30, ओके। now 30 का ये और prove the result 10 डिग्री 10 5 डिग्री 10 25 डिग्री 10 45 डिग्री 10 65 10 85 इक्वल्स टू आंसर क्या चाहिए अपने को 1 चाहिए। चलो पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं। 10 5 डिग्री 10 25 डिग्री 10 45 डिग्री 10 65 डिग्री और 10 85 डिग्री, ठीक है। चलो ना बेटा, अब ना आपको देखो 10 कितने दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, ये 5 10 में से ऐसी कोई 10 की वैल्यू है जो आपको पता है? 5 नहीं पता, 25 नहीं पता, 45 पता है। याद है टेबल में 10 45 की वैल्यू आती है, तो हम क्या करेंगे 10 45 की वैल्यू अप्लाई कर लेंगे। सो 10 5 डिग्री 10 45 डिग्री 10 25 डिग्री 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर। 10 65 नहीं पता है, 10 85 नहीं पता है,
ओके ना बेटा, अब आपके पास दो लेफ़्ट की तरफ 10 है, दो राइट की तरफ 10 है। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी दो 10 उठा लो, यहाँ दो लेफ़्ट वाले उठा लो, यहाँ दो राइट वाले उठा लो, और उसको वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला किया है ना आपने स्कूल में किया होगा ना, कौन सा होता है वो 90 माइनस थीटा वाला, तो हमारा रेशियो चेंज हो जाता है। तो 10 का रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट के अंदर, बस वही चीज़ करना है। आइए तो मैं ये वाला उठा लेती हूँ। सो क्या हो जाएगा 10 90 माइनस 5, 10 90 माइनस 25 इंटू 1, ठीक है, तो एज इट इज़ इंटू 1065 ऐसे लिखना है, 1085 ऐसे लिखना है। नाउ अब 90 माइनस थीटा, ओके, तो हमें पता है फॉर्मूला ऐसा कहता है दैट 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, ये फॉर्मूला रहती है, आपने सीखी होगी बिल्कुल। सो अब यहाँ पर ठीक है 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो यहाँ पे 10 का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, 90 माइनस 5 इज़ 85, यहाँ पे भी कॉट, 90 माइनस 25 इज़ 65, ये तो 1 ही है, ओके, 1065 1085, ओके। अब आपको एक और फॉर्मूला सिखाया होगा, और वो ये फॉर्मूला होता है दैट tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। tan और कॉट थीटा मतलब अगर उनका एंगल सेम है ना, तो उसको अपन क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो देखो बच्चा, कॉट 85 और tan 85 सेम आया, तो इसकी जगह क्या लिख दें, 1 लिख दूँ मैं। फिर देखो कॉट 65 tan 65 सेम आया, 1 लिख दूँ, और ये क्या है, 1 तो ऑलरेडी है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 आ गया RHS। इन्होंने कहा ना प्रूव करके दिखाओ कि इसका आंसर 1 आएगा, प्रूव कर लिया, देखो अच्छे से, ठीक है, ओके। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है आपसे, पॉइंट P लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर O such that OP equals to 34 centimeter. A line through P touches the circle at Q. If PQ equals to 16 centimeter, find the diameter of the circle. ठीक है, फिर से एक बार रीड करते हैं, क्या कह रहा है ये, पॉइंट P lies in the exterior of the circle with the center O such that OP is 34 centimeter. चलो फिगर बनाती जा रही हूँ मैं यहाँ पर, क्या कह रहा है, P lies in the exterior of the circle, ये सर्कल, ठीक है, P जो है वो कहीं बाहर लाई कर रहा है, सर्कल का सेंटर है O, ओके, P यहाँ पे बाहर लाई कर रहा है, वो कह रहा है कि OP जो है वो है आपको 34 सेंटीमीटर, तो OP इज़ 34 सेंटीमीटर। अ लाइन थ्रू P टचेस द सर्कल एट Q, देखो P से एक लाइन सर्कल पे टच कर रही है, उसको हम Q नाम दे देते हैं, ओके। इफ़ PQ इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, PQ जो है वो 16 सेंटीमीटर है, तो आपको डायमीटर निकालना है। अब देखो बेटा, ये है सेंटर और ये है पॉइंट ऑन द सर्कल, हमें पता है सेंटर से जो सर्कल की पॉइंट को लाइन टच करती है उसको हम लोग कहते हैं रेडियस। तो हमें अगर रेडियस मिल जाएगा तो डायमीटर इसका डबल हो जाता है, ठीक है, पहली पॉइंट ये आ गई। दूसरी पॉइंट, एक रूल है वो ये है कि सेंटर की जो लाइन है, मतलब रेडियस वाली जो लाइन है, और ये जो बाहर टेंजेंट, इसको टेंजेंट बोलते हैं ना, टेंजेंट की लाइन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो एक कैसा ट्रायंगल बन गया बेटा, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हम पाइथागोरस से हम लगा सकते हैं ना, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या है, OP, दैट इज़ द हाइपोटेन्यूस। सो OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर, ठीक है। नाउ OP 34,
ओ क्यू आर एंड क्यू पी 16. ओके, नाउ 34 का स्क्वायर 1156 इक्वल्स टू आर स्क्वायर और 16 का स्क्वायर होता है 256. ठीक है, चलिए. सो 1156 में से 256 को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर. ठीक है, इसको यहाँ पे अपन ने शिफ्ट कर लिया. तो माइनस करेंगे हम लोग 1156 में से 256, तो कितना आएगा 900. ओके, सो आर स्क्वायर कितना हो गया 900. तो बेसिकली यहाँ पे सो देयरफॉर आर कितना हो जाएगा 900 का स्क्वायर रूट, तो दैट इज़ 30. रेडियस आ गया 30 सेंटीमीटर. आपको इन्होंने कहा है डायमीटर निकालो. देखो इन्होंने कहा है आपसे फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल. सो देयरफॉर डायमीटर इज़ नथिंग बट डबल ऑफ रेडियस. सो 2 into 30 दैट इज़ 60 सेंटीमीटर. तो डायमीटर कितना हो गया 60. क्लियर बेटा, इजी हो गया ना. ओके, नाउ 32 क्वेश्चन हो गया. चलें, ओके 32 क्या कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन. इफ़, अच्छा इफ़ तो है नहीं, कहाँ से बोल दिया मैंने. 32 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Okay, अब ये टाइप के क्वेश्चन में ना फिगर बनाना बेहद ज़रूरी होता है. फिगर से आपकी आधा काम जो है वो निपट जाता है. आपको समझ आता है कि आपको किसको क्या लेना है. चलिए, सो द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आप ऊपर की तरफ देख रहे हो. कहाँ देख रहे हो, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर. टावर के टॉप को देख रहे हो. कहाँ से देख रहे हो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ठीक है, तो ये मेरा टावर है. ठीक है, ये मेरा ग्राउंड है. यहाँ से मैं इस टावर के टॉप को देख रही हूँ. ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. ये टावर का फुट है मतलब नीचे वाला हिस्सा, और जहाँ पे मैं हूँ जिस ग्राउंड पे, ठीक है, वो 30 मीटर की दूरी पर है. फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, और जिस एंगल से मैं देख रही हूँ ऊपर की तरफ वो है 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ये टावर की हाइट हमें निकालनी है. ये हो गया ABC. ठीक है बेटा, चलो तो अब इसमें ना पहले सब चीज़ें लिख देने का. AB क्या है, AB इज़ द हाइट ऑफ टावर जिसको H ले लेते हैं अपन. ठीक है, BC क्या है 30 मीटर, और थीटा कितना है 30 डिग्री. चलो बच्चों, अब देखो आपको क्या दिया है और क्या निकालना है. देखो बच्चों, ये 30 डिग्री मतलब डिग्री दिया हुआ है, मतलब एंगल दिया हुआ है. एंगल के बगल वाली साइड का जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं एडजेसेंट साइड, है ना. और इसके सामने वाला जो है उसको हम कहेंगे अपोजिट. तो बेसिकली आपको एडजेसेंट दिया हुआ है, अपोजिट निकालना है. अब कौन सा रेशियो होता है जहाँ पे अपोजिट और एडजेसेंट होता है, tan थीटा. ठीक है, तो अपन क्या लगा देंगे tan थीटा. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अच्छा, अब इसमें बहुत सारे स्कूल्स में या बहुत सारे बच्चों को टीचर्स बेस और परपेंडिकुलर सिखाती हैं, तो ठीक है, जो थीटा है, ठीक, उसके बगल वाला जो साइड होता है उसको हम कहते हैं बेस, और सामने वाले साइड को हम क्या कहेंगे परपेंडिकुलर. एक ही बात हो गई ना. ओके, ठीक है ना. तो चलिए, नाउ tan थीटा मतलब कि tan 30 डिग्री इक्वल्स टू अपोजिट कितना है H, और एडजेसेंट क्या है 30. नाउ tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. ओके, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. तो 1/√3 इज इक्वल्स टू H अपॉन 30. सो देयरफॉर 30 को यहाँ पे ले लूँ. सो 30 अपॉन √3 इक्वल्स टू H. अब हमें पता है मैथ्स में अपॉन में इरेशनल नंबर नहीं चलता है, तो उसको रैशनलाइज करना पड़ जाएगा. तो √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो. ओके, सो देयरफॉर H इक्वल्स टू
30√3 अपॉन √3 इंटू √3 3 है ना। सो 3 1 ज़ा 3 10 ज़ा, तो h कितना आया 10√3 मीटर। सो द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3। क्लियर, डन, इजी था, है ना। ओके, नाउ 33 नंबर क्वेश्चन। 33 क्या कह रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4 - 3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने पॉइंट के जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ये तो ऑब्जेक्टिव्स में भी था ना, ये वाला सेम क्वेश्चन ऐसे तो था। ठीक है, तो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ये दोनों पॉइंट अपन ले लेते हैं। ए की कोऑर्डिनेट्स को 4, -3 और बी को 8, 5। ठीक है, और इसको एक पॉइंट पी x, y डिवाइड कर रही है इन द रेशियो 3:1। ठीक है, तो आपको x, y निकालना है, मतलब कि p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो पहले सारे के सारे वैल्यूज़ लिख दें अपन, आइए। ठीक है ना, तो सारी की सारी चीज़ें पहले यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो देखो m क्या हो गया 3, n क्या हो गया 1। ओके, a 4, -3 है जिसको मैं x1 और y1 से कंपेयर करूँगी, और b जो है वो 8, 5 है जिसको मैं x2 और y2 से कंपेयर करूँगी। ठीक है, चलो, तो अब सीधी सी बात है, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला? p x, y इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। डन, ठीक है, चलो। नाउ p x, y इक्वल्स टू, चलो अब m की वैल्यू क्या है बेटा? m की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे क्या अप्लाई कर लेना है 3 मल्टीप्लाई बाय x2 की वैल्यू क्या है 8, प्लस n क्या है 1 इंटू x1 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन m प्लस n, मतलब कि 3 + 1। ठीक है ना, कॉमा m क्या है 3, y2 क्या है 5, प्लस n1 क्या है 1 और y1 क्या है -3 अपॉन m प्लस n, मतलब कि 3 + 1। ठीक है, ओके, चलो आगे सॉल्व करते जा रहे हैं। 3 8 ज़ा 24 प्लस 1 4 ज़ा 4 अपॉन 4, 3 5 ज़ा 15 प्लस माइनस 1 3 ज़ा 3 अपॉन 4, 28 अपॉन 4, 12 अपॉन 4। ओके, सो 4 1 ज़ा 4 7 ज़ा 28 एंड 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12। तो क्या कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आई 7, 3। ठीक है बच्चों, हो गया ना। ये तो खैर सेक्शन ए का सेम, बस वैल्यूज ही अलग डाल दी लोगों ने, बाकी तो पूरा सेम ही किया। तो सेक्शन ए वाला जो अपन ने सम किया था वो तुमको समझ में आ गया, तो ये तो शायद आपने स्किप भी कर लिया होगा। ओके, चलो नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन बी, दैट इज 34। 34, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द यूजुअल नोटेशन, आपको ए दिया हुआ है 47.5, सिग्मा एफ आई दिया हुआ है 30, ओके, सिग्मा एफ आई यू आई दिया हुआ है 29, आपको एच दिया हुआ है 15। फाइंड द मीन ऑफ द डेटा, मीन निकालना है।
ओके, तो मीन का फॉर्मूला ही लगा दो बस, और तो क्या करना है। ये यू आई मतलब स्टेट डेविएशन हुआ ना, तो यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच, है ना। बस मैंने कहा ना आपसे कि फॉर्मूला ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मूला आ जाएगी, बस लगा दो, 2 मार्क आपकी जेब में है, कुछ करना ही नहीं है। अब मैंने यहाँ पे कैपिटल ए लिखा है, इन्होंने यहाँ पे स्मॉल ए लिखा हुआ है, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग होता है, मुझे प्रैक्टिस कैपिटल ए लिखने की है, तो इसके लिए मैंने कैपिटल ए यहाँ पे सिम्बोलाइज़ किया है। तो ए इज़ द अज्यूम्ड मीन, तो 47.5 सिग्मा एफ आई यू आई 29, सिग्मा एफ आई 30, एच कितना है 15, ओके। सो 47.5, 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा, सो 29/2। सो अभी 29/2 को डिवाइड कर लेते हैं, तो 47.5 प्लस 29/2 कितना हो जाएगा 14.5, ठीक है। तो एक्स बार इनको अपन प्लस कर लें हम लोग, 0.5 0 1 कैरी, ओके। 7 + 5 12 1 कैरी 5 6, ओके। तो बेसिकली आपका मीन कितना आ गया 62, ओके। डन बच्चों, तो यहाँ पे हमने सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। मैंने जहाँ जहाँ पे मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है कि बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, ये सिली मिस्टेक मार्क्स कट जाते हैं, मैंने वो पूरी कोशिश की कि आपको सिली मिस्टेक्स बता दी जाऊँ कि वो आप ना करो, ओके। और मैंने जितना है, जैसे एलसीएम अगर मैंने बेसिक तरीके से बताया, क्योंकि अभी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे एलसीएम लेने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आई ट्राइड माई बेस्ट। फिर भी कुछ हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको कुछ डाउट लग रहा हो, आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, ओके। आपके सजेशंस हमारे लिए रामबाण होते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है, क्योंकि हमें तो लगता है कि हम सही कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों पे डिपेंड करता है ना कि आपको कितना समझ आया, तो हम कोशिश तो पूरी वही करते हैं। तो चलिए बच्चों, बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम सेक्शन सी की शुरुआत करेंगे। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्क, बाय बाय, टेक केयर।